विक्ट्री डे के दौरान यूक्रेन के साथ सीज फायर का ऐलान करने के लिए तैयार। The war with the US will likely resume. We will agree to stop bombing for 2 weeks. Pakistan and Afghanistan have agreed a temporary halt in hostilities. हर कुछ हफ्तों में हेडलाइंस वही बात दोहराती हैं। सीज फायर अनाउंस्ड। उम्मीद बढ़ती है, फिर वो टूट जाती है। बॉम्ब्स फिर गिरते हैं और दुनिया वही सवाल पूछती है, ये बार बार क्यों होता है? ये बस रुक क्यों नहीं जाता? लेकिन ये गलत सवाल है, क्योंकि ये सवाल हमें रिलीजन, हिस्ट्री, आइडियोलॉजी की तरफ ले जाता है। ये सब रियल है, इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी। आज हम एक अलग सवाल पूछ रहे हैं। ये नहीं कि वॉर क्यों चल रहा है, बल्कि जब ये चलता है तो फायदा किसे होता है? हर वॉर में 2 साइड होती हैं जो लड़ रही होती हैं, लेकिन हमेशा एक तीसरी साइड भी होती है। वो साइड जो बंकर्स में नहीं होती, वो साइड जो मीटिंग रूम में बैठी होती है, वो साइड जिसका स्टॉक प्राइस हर बॉम्ब गिरने के साथ ऊपर जाता है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये अकाउंटिंग है। और आज हम पैसे का ट्रेल फॉलो करने वाले हैं, बैटलफील्ड से लेकर बैलेंस शीट तक। दुनिया के 3 सबसे एक्टिव वॉर जोन्स में गाजा, यूक्रेन और ईरान। 3 अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स, 3 अलग अलग जियोग्राफीज, लेकिन इन सबके नीचे एक ही फाइनेंशियल आर्किटेक्चर काम कर रहा है। $32 बिलियन, यानी लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए सिर्फ गाजा कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी वेपन सेल्स में। सिर्फ 2 सालों के अंदर अमेरिकन वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स ने इतना पैसा कमाया है। यह आंकड़ा आया है वॉल स्ट्रीट जर्नल की एनालिसिस से, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डेटा पर बेस्ड है। और पर्सपेक्टिव के लिए सोचिए, यह रकम दुनिया के 80 से ज्यादा देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। अब मिलते हैं उन कंपनी से जो ये पैसा कलेक्ट कर रही हैं। 5 नेम्स, आपने इन सबके नाम पहले भी सुने हैं। यही वो कंपनीज हैं जो प्लेन्स बनाती हैं, मिसाइल्स बनाती हैं, बॉम्ब्स बनाती हैं और बुलडोजर्स भी। 7 अक्टूबर 2023, जिस दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसी दिन इन 5 कंपनीज ने अपने स्टॉक प्राइसेस को घंटों के अंदर सर्च करते देखा। लॉकहीड मार्टिन 5 डेज में अप 8.6%, नॉर्थरॉप ग्रमन अप 8.1%, रेथियन लगभग 5% ऊपर। एक भी पॉलिसी डिसीजन आने से पहले मार्केट अपना फैसला सुना चुका था। उसे पहले से पता था कि आगे क्या आने वाला है। लेकिन यहां एक डिटेल है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। यह सिर्फ इजराइल को वेपन्स बेचने की बात नहीं है। अमेरिकन मिलिट्री एड जिस तरह काम करता है, उसके मुताबिक अमेरिका जो एड मनी इजराइल को देता है, उसका लगभग 80% हिस्सा अमेरिकन कंपनी से वेपन्स खरीदने में ही खर्च होना चाहिए। यानी जब अमेरिकन गवर्नमेंट एक ही साल में इजराइल को $6.8 बिलियन की मिलिट्री एड देती है, जैसा उसने 2024 में किया, तो उस पैसे का लगभग पूरा हिस्सा वापस सीधे अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री में फ्लो हो जाता है। अमेरिकन टैक्स पेयर इस एड को फंड करता है। यह एड इजराइल तक जाती है। इजराइल अमेरिकन वेपन्स खरीदता है, पैसा वापस अमेरिकन कंपनीज के पास लौट आता है। फिर वही कंपनीज पॉलिटिकल कैंपेन्स में डोनेशंस देती है, पॉलिटिशियंस और ज्यादा एड अप्रूव करते हैं, और फिर यह पूरा लूप वापस वहीं आकर बंद हो जाता है। और यह साइकिल दशकों से चल रही है। अब चलते हैं यूक्रेन की तरफ, जहां ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर काम कर रही है, बस प्रोडक्ट लाइंस अलग हैं। यूक्रेन एक 2 फेज बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फेज 1, हथियार। यूक्रेन रशिया वॉर के पहले 3 सालों में लॉकहीड मार्टिन का स्टॉक लगभग डबल हो गया। जैवलिन मिसाइल्स, हिमार्स रॉकेट सिस्टम्स, पैट्रियट एयर डिफेंस, सब उन्हीं 5 कंपनीज ने बनाए जिनका हमने अभी जिक्र किया। सब प्राइमरीली अमेरिकन और यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने फंड किए। लेकिन फेज 2 और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है रिकंस्ट्रक्शन। मार्च 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रपोज किया कि किसी भी पीस डील के हिस्से के तौर पर
अमेरिका यूक्रेन के 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का ऑनरशिप ले लेगी, जिनमें यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट भी शामिल है। इस अरेंजमेंट से सबसे बड़ा फायदा होता वेस्टिंगहाउस को, पेंसिल्वेनिया की एक न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी। सोचिए इसका मतलब क्या है। एक देश को बॉम्ब से तबाह किया जाता है। तबाही के लिए जो हथियार इस्तेमाल हुए वो अमेरिकन कंपनीज ने प्रॉफिट के लिए बेचे। फिर जो तबाह हुआ उसे रीबिल्ड करने के कॉन्ट्रैक्ट्स भी अमेरिकन कंपनीज को मिलते हैं प्रॉफिट के लिए। वॉर कोई ट्रेजेडी नहीं है जिसके इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स हो। कुछ लोगों के लिए वॉर खुद ही इकोनॉमिक मॉडल है। ये क्वोट रियल है, ओपनली बोला गया इन्वेस्टर्स के साथ एक कॉल पर जब लोग मर रहे थे। ये हाइप नहीं है, ये एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो शेयर होल्डर्स को अपने रेवेन्यू आउटलुक की सच्चाई बताए। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने जॉइंटली ईरान पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 20 से ज्यादा डिस्टिंक्ट वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल हुए। सुप्रीम लीडर खामेने को असैसिनेट किया गया। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया, वो चोक पॉइंट जिससे दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज कहा। अब यहां रुककर सोचिए, ये फाइनेंशियल स्टोरी क्या है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर गए। जो देश मिडिल ईस्ट के बाहर से ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अमेरिकन शेल ऑयल कंपनीज, उनका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गया बिना $1 इन्वेस्ट किए, सिर्फ इसलिए कि कॉम्पिटिटर का ऑयल ब्लॉक हो गया। और डिफेंस स्टॉक्स, नॉर्थरॉप ग्रमन 5% ऊपर, RTX यानी रेथियन 4.5% ऊपर, लॉकहीड मार्टिन 3% ऊपर। सब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में। उसी हफ्ते अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने जॉर्डन, कुवैत और UAE को $16 अरब की इमरजेंसी आर्म्स सेल्स अप्रूव की, कांग्रेस रिव्यू की नॉर्मल रिक्वायरमेंट वेव करके, क्योंकि इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस थे। यानी जिन अरब देशों पर ईरान ने अटैक किया वो अब अमेरिकन वेपन्स खरीद रहे थे इमरजेंसी में, उसी सिस्टम में। लेकिन यहां वो लेयर है जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट को यूनिकली रिवीलिंग बनाती है। ईरान की इकोनॉमी पहले से ही सैंक्शंस की वजह से तबाह थी। 2025 में इन्फ्लेशन 40% से ज्यादा थी। वॉर के बाद फूड इन्फ्लेशन 105% तक पहुंच गई। ब्रेड एक साल में 140% महंगी हो गई। लेकिन इसी बीच ब्लॉकचेन डेटा शो करता है कि ईरान के IRGC ने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू $3 अरब मूव किए सिर्फ 2025 की लास्ट क्वार्टर में। वॉर से आम ईरानी भूखा मर रहा है, लेकिन IRGC का पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू दुनिया भर में घूम रहा है। एक तरफ ईरानियन सिविलियंस भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकन डिफेंस कंपनीज रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कर रही हैं, तीसरी तरफ IRGC क्रिप्टो के थ्रू सैंक्शंस बाईपास कर रहा है, चौथी तरफ गल्फ स्टेट्स इमरजेंसी में अमेरिकन वेपन्स खरीद रहे हैं। यहाँ कोई एक विनर नहीं है, लेकिन कोई एक लूजर जरूर है, और वो हमेशा आम आदमी होता है। अब हम उस मैकेनिज्म तक पहुंचते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाता रहता है। इसे कहते हैं रिवॉल्विंग डोर, और ये काम करता है इस तरह। लॉयड ऑस्टिन, जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआती सालों में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रहे, इससे पहले रेथियन के बोर्ड मेंबर थे। इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाली 6 मेजर कंपनीज में से एक। उनकी अपॉइंटमेंट के बाद से रेथियन की मार्केट वैल्यू करीब 84% बढ़ गई। वो वही आदमी थे जो आर्म्स डील्स अप्रूव कर रहे थे, और वो पहले उस कंपनी के बोर्ड पर बैठ चुके थे जिसे वो डील्स मिल रहे थे। ये इलीगल नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। डिफेंस इंडस्ट्री ने इन कॉन्फ्लिक्ट्स के आसपास के सालों में लॉबिंग और पॉलिटिकल डोनेशंस पर करोड़ों डॉलर खर्च किए। उन्होंने थिंक टैंक्स फंड किए जिन्होंने जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के मिलिट्री सॉल्यूशंस रेकमेंड करने वाली रिपोर्ट्स प्रोड्यूस की। उन्होंने फॉर्मर जनरल्स को कंसल्टेंट्स की तरह एम्प्लॉय किया जो टेलीविजन पर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स बनकर आते थे, जबकि उन्हें
वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स पे कर रहे थे। अब शुरुआत पर वापस जाइए, वो सीज फायर जो बार बार फेल होती रहती है। आप पूछते रहे हैं वो फेल क्यों होती है। अब आपके पास कुछ डेटा है जो इस सवाल का जवाब अलग तरीके से देता है। 2025 का पेंटागन डेटा दिखाता है कि गाजा कॉन्फ्लिक्ट के पॉसिबल एंड की सारी बातों के बावजूद अमेरिकन फैक्ट्रीज में वेपन्स प्रोडक्शन लाइन स्लो नहीं हुई है। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स 2029 तक चलते हैं, यानी फाइटिंग रुकने के बाद भी हथियार डिलीवर होते रहेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही साइन हो चुके हैं। इस फाइनेंशियल मशीन में सीज फायर का कोई बटन नहीं है। इजराइल को मिलिट्री ट्रेलर्स बेचने वाली इटली की कंपनी लियोनार्डो ग्रुप ने अपनी 2025 फाइनेंशियल रिपोर्ट में लिखा कि यूक्रेन और इजराइल वॉर्स का जारी रहना उनकी इंटरनेशनल सेल्स को स्टेबल रखेगा। यानी एक आर्म्स कंपनी रेगुलेटर्स को सबमिट किए गए ऑफिशियल रिपोर्ट में ओपनली कह रही थी कि वॉर्स उनके बिजनेस को स्टेबल बना रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इन कंपनीज ने वॉर्स शुरू करवाई, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि एक बेहद पावरफुल ग्रुप ऑफ एक्टर्स के लिए पीस एक रेवेन्यू रिस्क है, और यह मैटर करता है जब वही एक्टर्स उन गवर्नमेंट्स पर इन्फ्लुएंस रखते हैं जो सीज फायर्स नेगोशिएट करती है। जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया है वो क्लासिफाइड नहीं है। ये लीक डॉक्यूमेंट्स या एनोनिमस सोर्सेज से नहीं आया। स्टॉक प्राइस डेटा पब्लिक है, आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स पब्लिक है, लॉबीइस्ट डिस्क्लोजर्स पब्लिक है, सीईओ क्वोट्स उन अर्निंग्स कॉल से हैं जिन्हें लीगली पब्लिश करना जरूरी है। ये सिस्टम छुपा हुआ नहीं है, ये प्लेन साइट में छुप रहा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे, डेली न्यूज के शोर के पीछे, पॉलिटिकल डिबेट्स के मॉरल वेट के पीछे, जो हमारी सारी अटेंशन अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जबकि पैसा चुपचाप बैकग्राउंड में बहता रहता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वॉर्स फेक है, तकलीफ रियल है, सिक्योरिटी थ्रेट्स रियल है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स रियल है। लेकिन अगली बार जब कोई सीज फायर कोलैप्स हो, क्यों पूछने से पहले पूछिए इस हफ्ते किसने वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पूछिए आज किसका स्टॉक ऊपर गया, पूछिए कौन सा फॉर्मर जनरल किस डिफेंस बोर्ड में अभी ज्वाइन हुआ। पैसे को फॉलो करो, ये हमेशा कहीं ना कहीं ले जाता है। अगर इस तरह का एनालिसिस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को फाइनेंशियल रियलिटी से जोड़ना, यही वजह है कि आप यहां आते हैं, तो जियोस्कोप को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो हेडलाइन के पीछे जाकर देखती है कि नीचे क्या है।